हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज हाउ टू ट्रांसलेट की सीरीज का ये 8वां वीडियो है और हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कितना भी लंबा सेंटेंस आपके पैराग्राफ में दिया हो उसको पार्ट में तोड़ करके कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन के लिए टेंस का ज्ञान होना तो आवश्यक है ही, लेकिन मात्र टेंस के ज्ञान होने से ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। वो बहुत सारे यूजेज होते हैं और बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जिन्हें हमें समझना पड़ता है और उनको आप लर्न नहीं कर सकते। यदि लर्न करते भी हैं तो वो कैसे अप्लाई करना है इस बात पर भी ध्यान देना होता है, और कैसे अप्लाई करना है ये आपको तभी आएगा जब आप पैराग्राफ लेकर के लंबे लंबे सेंटेंसेस लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। तो यह एक प्रैक्टिस वीडियो है। इसमें हमें ये जानना है कि कोई पैराग्राफ है जिसमें से लंबा सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको पार्ट कैसे बना करके ट्रांसलेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। आप वर्ड्स का कैसे अरेंजमेंट करते हैं ये आपके हैबिट में होना चाहिए, और ये पढ़ते लिखते ही हैबिट में आता है। इसके लिए कोई रूल जनरली नहीं है, और अगर हैं भी तो वो आपको पढ़ते लिखते ऑटोमेटिक आपके माइंडसेट में पड़ जाते हैं, उनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा और अरेंज आप कर ही जाएंगे। खास बात यह होती है कि पैराग्राफ जो भी आता है वो लगभग शुद्ध हिंदी में आता है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनको जब हम पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होगी, या इसको इंग्लिश में इसका वर्ड कौन सा होगा, कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि एक ही हिंदी शब्द के लिए इंग्लिश में 2 या 2 से अधिक आपको वर्ड मिल जाते हैं, और वहाँ पर हमें ये सोचना होता है कि एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा हो सकता है यहाँ पर जो हम इस वर्ड के लिए इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब आपको प्रैक्टिस पर ही आएगा, प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं। ये एक सेंटेंस है और काफ़ी लंबा सेंटेंस है, तो पहले इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं इसके पार्ट कैसे हो गए। क्योंकि अगर आपस में वो पार्ट कनेक्टेड होते जाएंगे तब तो वो पार्ट माने जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सेंटेंस है जिसका पार्ट ऊपर नीचे भी होता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, अब यह सार्वभौम रूप से मान्य है कि मूलाधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर इसमें है कि मूलाधिकारों का प्रमुखतः उद्देश्य राज्य की ज्यादतीपूर्ण कार्रवाइयों के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण देने के द्वारा उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता को आश्वस्त करना है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य समुचित कार्रवाइयों द्वारा सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करना है। इतना बड़ा सेंटेंस है यहाँ पर। तो जैसे हम पढ़ेंगे वैसे ही हम इसके पार्ट भी बनाते जाएंगे। पार्ट मैंने बना करके 1 2 3 4 कर रखा है जिससे समय की बचत हो। तो देखिए, अब ये सेंटेंस है, अब यह सार्वभौम रूप से मान्य है, तो ये तो एक पार्ट हो ही जाएगा। कि से दूसरा पार्ट जुड़ा हुआ है तो ये तो आपका कंजक्शन हो गया। और इस तरह जब कोई सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं तो पता है कि इसकी की अंग्रेजी दैट होती है। मूलाधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर, तो ये तीसरा पार्ट हो गया यहां तक आपका। मूलाधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर। अब इसमें है,
ये चौथा पार्ट बनाएंगे। इसमें है, क्योंकि इसको फिर आगे जोड़ना है, तो इसमें है की फिर से आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर भी जुड़ेगा, दैट कंजक्शन यहाँ पर भी आएगा। तो इस पार्ट को, की को केवल हमने पांचवा पार्ट बना दिया। अब मूलाधिकारों का प्रमुखता उद्देश्य, तो ये 6 पार्ट हो गया। यहाँ प्रमुखता की अंग्रेजी प्राइमरली बनाएंगे। उद्देश्य आपको पता है, यहाँ पर हम एम लिखेंगे, और चूंकि एम के साथ में प्रीपोजिशन एट आता है, जब हम किसी विशेष बिंदु को टारगेट करते हैं, उद्देशित करते हैं, तो वहाँ पर हम एट शब्द का, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो एम के साथ हमेशा एट आएगा ऐसी स्थिति में, तो एम हो जाएगा। अब छठवें के बाद में जो 7वां पार्ट होगा, वो आप देखेंगे कि इसके ठीक बगल में नहीं है। 6 तक तो पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और लाइन से चल रहे हैं, लेकिन जो 7वां पार्ट होगा, आप अगर सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7वां पार्ट यहाँ पर है, प्रमुखता उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता को आश्वस्त करना है। तो चूंकि अंग्रेजी में हमें हिंदी का हूबहू ट्रांसलेशन नहीं करना होता, एकदम लिटरली आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अगर स्टैंडर्ड पैराग्राफ आपके पास आते हैं तो आपको सेंटेंस के अरेंजमेंट पर भी ध्यान देना होगा। तो आपने देखा कि मूलाधिकारों का प्रमुखता उद्देश्य, हालांकि इसके आगे लिखा है राज्य की जातिपूर्ण कार्रवाइयों के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण देने के द्वारा उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता को आश्वस्त करना है। तो वास्तव में जो उद्देश्य है वो क्या है, उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता को आश्वस्त करना। तो ये ठीक इसके बाद का पार्ट बनेगा, और इसके बाद का ठीक पार्ट नागरिकों को बनेगा। किनको आश्वस्त करना है, नागरिकों को आश्वस्त करना है। और इसके बाद 9वां पार्ट फिर लाइन से आ जाएगा, संरक्षण देने के द्वारा, संरक्षण देने के द्वारा। तो इस तरह से 7, 8, 9 और 10वां पार्ट, अब ये ऊपर वाला 6 के बगल वाला बनेगा, राज्य की जातिपूर्ण कार्रवाइयों के विरुद्ध। तो चूंकि ये विरुद्ध की बात आती है, अगेंस्ट की बात आती है, इसलिए इस पार्ट को हम कनेक्टेड पार्ट का लास्ट पार्ट होता है, जो कि पूरे आगे लिखे हुए पार्ट को ये कंफर्म कर देता है। ये ऐसा क्लाज है यहाँ पर। तो ये क्लाज जो है अपने पहले वाले क्लाजों को संतुष्ट करेगा पीछे आकर के। हालांकि हिंदी में ये पहले आ रहा है, लेकिन अंग्रेजी में ये बाद में आएगा। अब यहां से, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अब यही बात है, मूलाधिकारों को की तुलना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से की जा रही है। तो यहाँ पर जबकि शब्द आया। जबकि के लिए आप अंग्रेजी में व्हेन एज भी बनाते हैं और व्हाइल भी बनाते हैं। तो व्हेन एज तब बनाते हैं जब पहला व्हेन एज से जुड़ने वाला जो क्लाज है, तो उसमें 2 क्लाज होंगे, व्हेन एज से जुड़े होंगे, जिसमें से एक क्लाज का जो एक्शन होगा वो पहले खत्म हो गया होगा, ठीक उसके बाद में दूसरे क्लाज का एक्शन स्टार्ट होगा। वो बात अलग है कि वो क्लाज आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि व्हेन एज से जुड़े हुए 2 क्लाजों में से एक क्लाज का जो एक्शन है वो समाप्त हुआ होगा, उसके बाद दूसरे क्लाज का एक्शन शुरू हुआ होगा। जो व्हाइल हम तब लगाते हैं जब व्हाइल से भी दोनों क्लाज जुड़े होते हैं। व्हाइल भी कंजक्शन है, इससे भी दोनों क्लाज जुड़े होते हैं। व्हाइल तब लगता है जब दोनों क्लाजों का एक्शन एक साथ चल रहा होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि जब मैं वहाँ गया तो वह टीवी देख रहा था, सामान्य सा सेंटेंस बता रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ गया वह टीवी देख रहा था, ये जब है व्हाइन वाला, क्योंकि मैं वहाँ उसके घर पहुँच गया, मतलब मेरा जो जाने का काम है वो समाप्त हो गया, उस और मैंने पाया कि वो टीवी देख रहा है, तो मतलब वो दूसरे पार्ट का एक्शन कंटिन्यू है, वाचिंग टीवी कंटिन्यू है, लेकिन मेरा जो जाना है वो समाप्त हो गया, मेरा चलना समाप्त हो गया। तो यहाँ तो ये व्हाइन की कंडीशन बनती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जब मैं पढ़ रहा था वह टीवी देख रहा था,
यहाँ पर दोनों एक्शन एक साथ कंटिन्यू है, पढ़ने वाला भी एक्शन कंटिन्यू है और उसके देखने वाला भी एक्शन कंटिन्यू है। तो जब दोनों एक्शन एक साथ पैरेलल चल रहे होते हैं तो वहाँ पर व्हाइल लगा देते हैं। और यहाँ पर यही स्थिति है कि हम दोनों ही चीज़ों की तुलना एक साथ कर रहे हैं। मूलाधिकारों की तुलना एक तरफ कर रहे हैं, ठीक वहीं पर हम नीति निर्देशक तत्वों की भी तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम जबकि की अंग्रेजी व्हाइल बनाएंगे। तो ये व्हाइल आपको याद रखना है। ऐसी कंडीशन में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, ये पूरा एक पार्ट है। उद्देश्य समुचित कार्यवाहियों के द्वारा सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करना है। यहां पर देखिए आश्वस्त करना है। मूल अधिकारों का काम क्या है? आश्वस्त करना है। तो यहां पर आश्वस्त की अंग्रेजी एश्योर बनाएंगे और यहां पर सुरक्षित करना है, इसलिए यहां सुरक्षित की अंग्रेजी सिक्योरिंग बनाएंगे। तो इस तरह से अब हम पार्ट बाय पार्ट अगर इसको ट्रांसलेट करें तो कैसे करेंगे। तो देखिए, अब यह सार्वभौम रूप से मान्य है। सार्वभौम तो आपको पता है, यूनिवर्सली बोलेंगे। मान्य को यहां पर हम रिकॉग्नाइज्ड बोलेंगे। है तो इज ही हो जाएगा, नाउ अब हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं नाउ या इट इज नाउ। इट है के लिए इज, चूंकि प्रेजेंट की बात है तो इट इज नाउ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड, मान्य, रिकॉग्नाइज्ड। इट इज नाउ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड। अब यह सार्वभौम रूप से मान्य है कि, तो की के लिए दैट आ गया। दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट कहता है मूलाधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर। तो इसको अरेंज करने के लिए यहां से शुरू करेंगे। अंग्रेजी में हम बोलेंगे अंतर बीच में मूलाधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों। तो हम लिखेंगे द डिफरेंस बीच में, बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन मूलाधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। तो द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स and directive principles and the directive principles. The difference between the fundamental rights and the directive principles. अब कहता है चौथा पार्ट, इसमें है। तो जब किसी चीज में कोई चीज निहित होती है तो ऐसी कंडीशन में लाई शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम इसमें है को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे लाइज इन दिस, ये बोलेंगे लाइज इन दिस, इसमें है। तो ये लाइज यहां पर अंडरस्टूड है, लेकिन जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ये वर्ड लिखना पड़ेगा। और ये इसमें अंडरस्टूड है। तो जब कोई चीज किसी चीज में निहित होती है
तो वहाँ पर हम लाइज बोलते हैं। या कोई चीज़ किसी चीज़ पर निर्भर होती है तब हम वहाँ पर लाइज, इंग्लिश का ये एक वर्ब है जिसको हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया है, क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पर आपको पहचान नहीं दिखेगी। जैसा लोग कहते हैं कि ता है, ती है, ते हैं, इसकी पहचान होती है, वास्तव में होती है। लेकिन जब हम पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही तो होते हैं, लेकिन उसमें पहचान नहीं होती, उसके सेंस पर वो पहचान होती है। तो उस सेंस के अकॉर्डिंग हमको ट्रांसलेट करना होता है। लिटरल हम उसको लगातार नहीं कर सकते। तो द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाइज इन दिस। पांचवा पार्ट आ गया दैट आ गया। अब कहता है मूलाधिकारों का प्रमुखतः उद्देश्य राज्य की जातिपूर्ण कार्यवाहियों के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण देने के द्वारा उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता को आश्वस्त करना है। यहां तक आपको बनाना है इसके पार्ट करके। तो देखिए अब हमें छठवां बनाना है। तो दैट मूलाधिकारों का प्रमुखतः उद्देश्य, तो द फंडामेंटल राइट्स, अब उद्देश्य है, आश्वस्त करना है, यहां पर है अंडरस्टूड है। तो मूलाधिकारों का प्रमुखतः उद्देश्य है, यहां पर आर आपको यूज करना पड़ेगा। आर मूलाधिकार, चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा और चूंकि सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, यहां पर अगर डूअर होता है तो उसकी कंडीशन अलग होती है, एक्टिव बनता है, लेकिन यहाँ डूअर तो है ही नहीं है और यहाँ पर हम उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम उद्देश्य को पास्ट पार्टिसिपल में यूज करेंगे। तो आर एम्ड लिखेंगे, यहाँ पर एम्ड एट लिखेंगे। एम वर्ब हो गई, एम्ड यहाँ पर हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज किया इजार एम के साथ में, और इसके साथ प्रीपोजिशन हमने एट यूज किया। चूंकि एट हम तभी यूज करते हैं एम के साथ में, क्योंकि एम का मतलब ही होता है कि आप किसी विशेष पॉइंट पर उद्देशित हो रहे हैं, इसलिए हम यहां पर एट का यूज कर रहे हैं। तो एम के साथ यूं कह सकते हैं कि जब भी कभी एम लिखना है तो उसके बाद में अगर प्रीपोजिशन की जरूरत है तो एट ही लिखना है। एम के साथ में प्रीपोजिशन एट ही आता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है इस वर्ब के साथ में। तो मूलाधिकारों का प्रमुखतः उद्देश्य, द फंडामेंटल राइट्स आर, अच्छा, तो द फंडामेंटल राइट्स आर एम्ड, और चूंकि प्रमुखता को भी हमें बनाना है यहाँ पर, तो आर के बाद में प्रमुखता को भी लिखा जाएगा और लिखेंगे प्रमुखता के लिए प्राइमरली। तो प्राइमरी शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे, प्राइमरली शब्द यहाँ पर लिखेंगे और जो छूट गया है। तो दैट द फंडामेंटल राइट्स आर प्राइमरली एम्ड एट। अब यहां तक 6 पार्ट आपके पूरे हो गए। 7वां पार्ट मैंने बताया था राजनीतिक स्वतंत्रता को आश्वस्त करना है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता को आश्वस्त करना है तो इसको बनाएंगे एश्योरिंग पॉलिटिकल फ्रीडम, और इसको हम इसके बाद ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर इधर बनाया है तो आप इसके बाद इसके नीचे इसको लिखें या इसके नीचे इसको लिखें। हिंदी नहीं लिखी होती तो कोई बात नहीं थी। तो इसके ठीक बाद हमें 7वां ये बनाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एश्योरिंग।
अब चूंकि एम्ड एट हो गया और यहाँ पर अस्वस्थ करना है, तो हम यहाँ पर इसको जीरेंड बना देंगे, और जीरेंड वर्ब नहीं होती है तो सीधे यहाँ से ऐसा करना है वैसा करना है। ऐसे वर्ड जब आते हैं पैराग्राफ में तो उनको जीरेंड फॉर्म में ही लिखते हैं। तो हम लिख देंगे एश्योरिंग क्या, राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम। इसका उद्देश्य ये है। अब इसके आगे हम 8वां पार्ट बनाएंगे, किसको? नागरिकों को। तो टू द सिटीजन्स, इसको हम यहीं लिख देंगे 8वें पार्ट पे, टू द सिटीजन्स। अब ये 8वां पार्ट लिख दिया। अब 9वां पार्ट लिखना है संरक्षण देने के द्वारा। ये हमको 9वां पार्ट लिखना है। तो द्वारा आप जानते हैं पैसिव वॉइस में खासतौर से ये दिख रहा है, तो बाई, और बाई प्रीपोजिशन के बाद में भी यदि कोई वर्ब हमको यूज करनी है ऐसी कंडीशन में, तो वो भी जेरेंड फॉर्म में ही यूज होगी, यानी कि आईएनजी फॉर्म में ही यूज होती है। तो बाई प्रोटेक्टिंग, संरक्षण देने के द्वारा, तो बाई प्रोटेक्टिंग किनको? उनको मीन्स सिटीजन्स को। तो बाई प्रोटेक्टिंग देम। तो बना कि द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स lies in this that the fundamental rights are primarily aimed at assuring political freedom to the citizens by protecting them। और इसके बाद किसके विरुद्ध? तो राज्य की जातिपूर्ण कार्यवाहियों के विरुद्ध। तो विरुद्ध को आप अगेंस्ट, तो जब विरुद्ध लगा होगा तो विरुद्ध से ही बोलेंगे, अगेंस्ट, अगेंस्ट हो गया। जातिपूर्ण कार्रवाइयां, जातिपूर्ण कार्रवाइयां, जातिपूर्ण मीन्स एक्सेसिव कार्रवाइयां, राज्य की जातिपूर्ण कार्रवाइयां, तो अगेंस्ट एक्सेसिव स्टेट एक्शन, कार्रवाइयां एक्शन, तो अगेंस्ट एक्सेसिव स्टेट एक्शन। इस तरह से इतने बड़े हिंदी के सेंटेंस को 2 पार्ट में किया, और जिसमें से ये एक पार्ट पूरा का पूरा, जिसके अंदर आपको 10 पार्ट बना करके उसको ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करना है। आप चाहें तो कम भी बना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा समझ आता है या आप थोड़ा सा बेहतर जानते हैं, लेकिन जिनका थोड़ा सा पुअर है ये वाला पेपर, चाहे वो पीसीएसजे में बैठ रहे हों या एचजीएस में बैठ रहे हों, तो उनको इसको लेकर के प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये पेपर भी उतनी ही वैल्यू रखता है जितना आपका लॉ का पेपर वैल्यू रखता है। और ये पेपर ऐसे हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। अगर इसमें ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो आपका कम से कम एग्री ग्रेड तो पूरा करेंगे ही। आगे देखते हैं, जबकि राज्य के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य। तो 11वां पार्ट जबकि, तो यहाँ पर हमने बताया था कि हम व्हाइल शब्द ही यूज करेंगे। इसके बाद राज्य आप एक बार यूज कर चुके हैं, पैरा सेम है, आप चाहें तो दोबारा राज्य यानी कि स्टेट वर्ड का यूज ना करें, आप सीधे द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिख सकते हैं, एलिमेंट्स लिख सकते हैं, और चाहे तो आप फिर इस तरह लिख सकते हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ऐसे कर सकते हैं। तो व्हाइल द डायरेक्टिव
प्रिंसिपल्स अब जैसे वहां पर आपने आर एम्ड लिखा था, ऐसे यहां पर भी आपको आर एम्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि तत्वों का उद्देश्य, तो तत्वों का उद्देश्य मीन्स आर एम्ड, और एम्ड के बाद में आपने एट लिखा था, तो आपको यहां पर भी एट लिखना चाहिए। आर एम्ड एट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एम्ड एट। अब इसके बाद जैसे यहां नीचे आ गया था कनेक्शन, इसे इसके बाद इसका कनेक्शन नीचे जा रहा है, सुरक्षित करना है। क्या सुरक्षित करना है वो बाद में लिखेंगे, पहले इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, सुरक्षित करना। तो हम यहां पर सुरक्षित करना को लिखेंगे सिक्योरिंग सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रताओं को, तो सिक्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम्स। तो यहां पर चूंकि जगह है इसलिए मैं ठीक इसके आगे लिखता जाऊंगा इन पार्ट को, तो थोड़ा कंफ्यूजन से भी आप बच जाओगे। सिक्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम्स। फ्रीडम्स इसलिए लिखा चूंकि यहां पर एक से ज्यादा फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं। फ्रीडम्स, सिक्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम्स, समुचित कार्यवाहियों के द्वारा। तो निर्देशक तत्वों का उद्देश्य समुचित कार्यवाहियों के द्वारा सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करना है। तो सुरक्षित करना है सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रताओं को बाई समुचित कार्यवाहियों, बाई समुचित के लिए हम यहां पर एप्रोप्रिएट शब्द यूज करेंगे, वो एकदम उपयुक्त तो होता है। एप्रोप्रिएट एक्शन। समुचित कार्यवाहियों के द्वारा सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करना है। तो सुरक्षित करना है सिक्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम्स बाय एप्रोप्रिएट एक्शन। कार्यवाहियों को एक्शन हमने ऊपर भी यूज किया है वर्ड, यहां पर भी हम एक्शन यूज करेंगे, क्योंकि ये राज्य के कार्य हैं तो राज्य के एक्शन है, इसलिए हमने यहां पर कार्यवाही शब्द के लिए एक्शन शब्द का इस्तेमाल किया। प्रोसीडिंग शब्द का भी इस्तेमाल होता है, और भी वर्ड हो सकते हैं इसके लिए, लेकिन यहां पर जो एकदम से फिट वर्ड है या यूं कहें कि एप्रोप्रिएट वर्ड है, वो एक्शन ही है। तो यहां पर एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड का इस्तेमाल इस पैराग्राफ में ट्रांसलेशन में किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम किसी लंबे सेंटेंस को तोड़ करके ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझदारी का प्रयोग करना है। अगर आप इतने बड़े पैराग्राफ में देखें तो कहीं भी कोई भी इतना बड़ा टेंस यूज नहीं किया गया है, इसमें केवल यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का ही खेल है। बाकी ईच और आर ये दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो टेंस को बताते हैं। एम्ड एट ये भी एक्शन वर्ड है, और चूंकि यहां पर पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है तो ये भी टेंस से रिलेटेड है। बाकी अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें टेंस या ग्रामर के बहुत बड़े रूल यूज कर दिए गए हों।
केवल कमाल इसमें सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का है। आपने हिंदी वाक्य को पढ़ा, उसको अंग्रेजी में कैसे अरेंज करके प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेट करना है, ये आपको आना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे बिल्कुल पैनी ना हो जाएं आपके लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप PCSJ या IGS की तैयारी करते हैं तो कम से कम इतना ही बड़ा सेंटेंस रोज एक जरूर बनाना चाहिए। आपको उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए बनाने की। एक ही सेंटेंस बनाइए, आप ज़्यादा मत बनाइए, फिर देखिए आपको फर्क ऑटोमेटिक नज़र आएगा। आपकी कलम 2 से 3 महीने में पैनी हो जाएगी यदि आप एक ही सेंटेंस, जितना बड़ा मैंने आज लिया है इतना ही बड़ा एक सेंटेंस यदि आप रोज बनाते हैं, और रोज नहीं बना पाते तो हफ्ते में कम से कम 4 दिन बनाते हैं, तो पक्का है कि आपकी कलम पैनी हो जाएगी। आपकी जो वोकैब है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सोचना नहीं पड़ेगा किस वर्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है। और वैसे भी लॉ के स्टूडेंट है तो काफ़ी वर्ड्स तो उनके टंग पर रखे रहते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये ट्रांसलेशन करने का तरीका, हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ ग्रामर का कोई रूल है वो मैं ज़रूर बता देता हूँ, जैसे कि व्हाइल यहाँ पर शब्द आया था, कंजक्शन के रूप में हमने उसको यूज किया है, तो हमने देखा कि व्हाइल कब और कैसे यूज करते हैं। तो ऐसी जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी है उसको मैं बताने का ज़रूर प्रयास करता हूँ, ताकि आपको एक ही बार में वो चीज़ समझ आ जाए और दोबारा अगर कहीं जबकि आए तो आपको पता चल जाए कि व्हाइल आएगा या व्हाइन आ जाएगा या व्हाइन आएगा, क्या आएगा। तो कमेंट करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।